बचपन से ही दुबला पतला एक लड़का, उसको क्रिकेट खेलने का भी शौक था और क्रिकेट खेलने से कहीं ज़्यादा उसको शौक था क्रिकेट देखने का। कहीं अगर मैच हो रहा है तो वो मैच को नहीं छोड़ता था, अगर टीवी पे मैच आ रहा है तो उसको बिना देखे वो रुकता नहीं था। भले चाहे दिन हो या रात हो, जब देखो तब वो क्रिकेट की दीवानगी उस पर इस कदर छाई हुई थी। जब बड़ा होता है तो वो क्रिकेट से कम और ऑनलाइन गेम में ज़्यादा उसका मन लगने लगता है। घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था। कभी किसी की जेब में से पैसे चोरी हो जाया करते थे, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी चाचा, कभी किसी, कभी कोई, इस तरह से पैसे चोरी हो रहे थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी जो घर का लड़का है दरअसल वही पैसे चुरा रहा है। लेकिन एक दिन बताया जाता है कि एक सोने की चैन चोरी हो जाती है, और जैसे ही सोने की चैन चोरी होती है तो घर वालों ने उस चैन को तलाश करने की कोशिश की, और उस कोशिश में पता चलता है कि जो घर का बेटा है उसे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत पड़ गई है और इसीलिए चोरी हो रही है। अब उसके चाचा जो कि एक शस्त्र लाइसेंस की दुकान चलाते हैं, उसके पिता जो कि एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मध्यम वर्ग है, सामान्य फैमिली है, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं है, सब कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक अपनी पटरी पर चल रही थी। उन्होंने अपने बेटे को समझाया बुझाया, कहा बेटा ये जो आदतें हैं ऑनलाइन गेम खेलने की, ये गलत आदतें हैं। न जाने कितने लोगों की इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। हमसे वादा करो कि भविष्य में कभी इस तरह से ऑनलाइन गेम नहीं खेलोगे। उस लड़के ने अपने माता पिता परिवार के लोगों को ये वादा दिया कि मैं कभी ऑनलाइन गेम नहीं खेलूंगा। जब इस तरह से समझाया तब अपने दोस्त से कहा कि यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। वो गांव में रहता था, एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। उसके दोस्त ने कहा ठीक है, दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। वो गांव से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद अभी तक घर वालों ने उसे मना किया था, जो वादा उससे किया था वो वादा वो तोड़ देता है। उसके बाद वो गेम खेलना शुरू कर देता है। ऐसे खेल खेलता है जिस खेलों की कभी कोई उम्मीद नहीं करता। दरअसल जो उसकी उम्र के लड़के हैं या उससे बड़े हैं या छोटे हैं, उसको तो जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, क्योंकि उसने कभी किसी ज़माने में वो साइकिल चलाया करता था, अब वो करोड़ों की गाड़ियाँ चलाता है। कभी उसके पास पैसे नहीं होते थे, अब उसके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की रुपए इकट्ठे हैं उसके पास। अब उसे जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन ये बात इतनी लीक हो जाती है कि बात पहुंच जाती है ईडी तक। अब ईडी का काम ही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, कहीं पैसे का जो गलत तरीके से कोई कमाई तो नहीं हो रही है, इस तरह की जांच पड़ताल के लिए जब उसके घर में ईडी ने छापा मारा और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आज कहानी उसी लड़के की है। जो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव की। ज़िला उन्नाव में एक विकास खंड है जिसका नाम है नवाबगंज। नवाबगंज में ही एक गांव लगता है खजूर। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुराग द्विवेदी होता है। अनुराग द्विवेदी को लखनऊ की रहने वाली एक लड़की से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। उसी के साथ ज़िंदगी जीने मरने की उसने कस्में खा ली थी। अपने परिवार से बातचीत करता है, लड़की अपने परिवार से बातचीत करती है, और बताया जाता है कि जब दोनों परिवारों की रजामंदगी हो जाती है तब शादी की बात तय हो जाती है। शादी की तारीख रखी जाती है 22 नवंबर 2025, और घर परिवार के 100 ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की जाती है जिसमें 100 लोग ही, मतलब परिवार के लोग, इस शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। जैसे ही 100 रिश्तेदारों के पास शादी का कार्ड पहुंचता है, उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, होटल क्वीन एलिजाबेथ टूर होटल दुबई। जैसे दुबई का एड्रेस लिखा हुआ था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था अनुराग की शादी उसकी जो गर्लफ्रेंड से हो रही है, उसकी शादी दुबई में जाके होगी। दुबई का नाम सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कार्ड को फिर से दोबारा से देखना जब शुरू किया तो पता चलता है उसके अंदर उनके हवाई जहाज़ के टिकट भी रखे हुए थे, आने का भी जाने का भी। और ये बात यहीं तक नहीं थमती है, बल्कि आपको एयरपोर्ट तक भी गाड़ी लेके जाएगी। उसके बाद जब घर वालों रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बड़ी संख्या में ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया ही नहीं था, उनकी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र था। बड़ा एक्साइटमेंट था, और उस एक्साइटमेंट के साथ वो तारीख भी आ जाती है। और जो बस इंतज़ार कर रही थी, आखिरकार उस लग्जरी गाड़ी में बैठकर वो सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट में वहाँ पहुंचने के बाद हवाई जहाज़ में बैठते हैं और हवाई जहाज़ से सीधा हवाई जहाज़ लैंड होता है दुबई में। और जब दुबई में जाके वो पहुंचते हैं तो वहाँ एक लग्जरी गाड़ी थी जो उन्हें लेने के लिए आती है। उसके बाद फिर वो होटल में ठहराती है। होटल में जाते हैं तो शाही दावत थी, शाही इंतज़ाम था, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया चल रहा था। अभी इसी बीच में सबको कहा जाता है कि क्रूज़ पर शादी होगी। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्रूज़ होता क्या है। दरअसल पानी की, समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिसमें कई कई गाड़ियाँ समा जाती हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें रह सकते हैं, बड़े बड़े कमरे उसके अंदर होते हैं। उसी के अंदर पता चलता है कि शादी होनी है। जब जो 100 रिश्तेदार इस शादी समारोह में जुटे थे, वो सब अपनी आंखों से देख रहे थे। बड़ी संख्या में तो ऐसे थे जिन्होंने पहली बार ये इतने खूबसूरत नज़ारे दुबई विदेश में देखे थे। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन एक हो जाते हैं, एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं, और उसके बाद फिर कस्में खाते हैं कि अब साथ जिएंगे, साथ रहेंगे।
शादी हो जाती है धूमधाम से, जितने भी रिश्तेदार थे अब लौट कर वापस आते हैं। जब लौट कर रिश्तेदार वापस आते हैं तो गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को इस शादी के छोटे छोटे किस्से सुना रहे थे। अब घर से कैसे निकले, टिकट कैसे मिला था, शाही शादी कैसे हुई थी, पानी में जो जहाज था वो कितना बड़ा था, शादी की एक एक बातों को शेयर कर रहे थे। और ये बातें शेयर होते होते एक दूसरे से लोगों में जो फैलने लगती है तो पता चलता है कि ये बात ईडी तक पहुंच जाती है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसका काम होता है PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत इन्होंने ये जांच पड़ताल करना कि ये पैसे की इतने कहाँ से इतने रुपए आए, कि 100 रिश्तेदारों को हवाई जहाज का टिकट भी दे दिया, आने जाने की व्यवस्था कर दी, शाही इंतज़ाम कर दिया, 5 स्टार जैसे होटल में उनके रहने के इंतज़ाम कर दिया, खाने पीने की, दुबई को घुमाया भी जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। इतना पैसा आया तो कहाँ से आया? साथ ही पुलिस ने यानी कि ईडी ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इस लड़के यानी कि अनुराग द्विवेदी के बहुत सारे इंटरव्यू भी यूट्यूब पर पड़े हुए थे और इसके बारे में और कुछ जानकारी जुटाने की जब कोशिश की तब 17 दिसंबर 2025 को जो टीम होती है वो गांव खजूर पहुंचती है। खजूर के साथ साथ नवाबगंज पहुंचती है, जो कस्बा होता है जहां उसके पिताजी का अपना मेडिकल स्टोर और चाचा जी की दुकान होती है सशस्त्र लाइसेंस की। लखनऊ में उसके इस तरह से करीब करीब 9 ठिकाने होते हैं। 9 ठिकानों पर जब ईडी ने छापेमारी की, लगभग 17 घंटे तक पड़ताल होती है और 17 घंटे तक पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि वो अनुराग द्विवेदी है कहाँ। तो घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि वो तो दुबई में हैं। घर वाले अब उसके ईडी के साथ थे। लगभग 17 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाती है। अब जो चाचा हो या फिर पिताजी हो या माँ हो, सभी लोगों को रडार पे लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनके बैंक अकाउंट हो तो ये सब चीज़ उनकी जो थी वो कब्जे में लेकर ये देखने के लिए उनकी जो अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। साथ ही घर में जब देखा जाता है तो BMW गाड़ी खड़ी हुई है, लैम्बोर्गिनी जो बहुत महंगी कार है, उरूस कार, मर्सिडीज़ कार, थार, ऐसी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है लगभग 10 करोड़ रुपए की घर के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी। अब ये भी जानकारी जब जुटाई जाती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है कि दुबई में संपत्ति है जो अचल संपत्ति है, लखनऊ में उसकी फ्लैट हैं, 100 बीघा ज़मीन जो उसने अभी कुछ ही सालों में उसने खरीदी थी, 30 बीघा खेती की ज़मीन उसने अपने पिताजी के नाम से खरीदी है, गांव में उसका आलीशान मकान है, घर है और कई जगहों पर उसके घर हैं। वो एक लग्जरी लाइफ जीता है, लग्जरी ज़िंदगी जीता है। और उसके बारे में जब और जानकारी जुटनी शुरू होती हैं, अखबारों में उसके बारे में प्रकाशित होना शुरू होता है, तो साल 2017 और 18 तक वो अपने गांव में एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी, पिताजी ने उसे डांटा, फटकारा, तब जाके पता चलता है कि उसने वादा लिया था कि मैं अब कभी ऑनलाइन गेम नहीं खेलूंगा। यहाँ से अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली की तरफ रुख करता है, एक अपना यूट्यूब चैनल बनाता है। यूट्यूब चैनल पर उसने अपनी जो गेम से रिलेटेड, गेमिंग होता है उससे रिलेटेड उसने जानकारियाँ, क्योंकि बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौकीन है, क्रिकेट के बारे में उसने बारीक से बारीक जानकारियाँ देना शुरू कर दिया। इसी में कुछ ऐसी जानकारी भी देने लगता है जिससे क्या उसका प्रमोशन भी होने लगता है, यानी कि उसकी इनकम भी होने लगती है। देखते ही देखते उसके यूट्यूब पर लगभग 71 लाख उसके सब्सक्राइबर हो जाते हैं। टेलीग्राम के नाम से एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर उसके 23,83,000 के आसपास उसके फॉलोवर हो जाते हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 24 लाख के आसपास उसके फॉलोवर हैं। गेमिंग के बारे में जब जानकारी लगातार दे रहा था तो ऐसे करते करते उसके, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन का शायद ये उल्लंघन होता है कि कुछ ऐसी इस तरह की बातें ही थी, उसे मजबूरी में 1500 से ज़्यादा वीडियो को डिलीट करना पड़ जाता है। और फिलहाल उसके जो यूट्यूब चैनल है उस पर बस 20 वीडियो पड़ी हुई हैं। 20 की 20 वीडियो ये भी क्रिकेट के बारे में ही जानकारी देते हैं। क्रिकेट जब वो जब खेलता है, देखता है, तो उसकी एक से कमज़ोर से कमज़ोर नस, या फिर कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलता है, देश का खिलाड़ी हो, विदेश का खिलाड़ी हो, हर गेम को उसने बहुत बारीकी से सीखा, समझा। इसी दौर में एक ड्रीम 11 के नाम से एक एप्लीकेशन आती है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 का जो अपना कारोबार है वो 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार है। इसी में इसे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म का एक बेताज बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा। उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि उसने फिर अपनी ड्रीम 11 टीम बनाना शुरू कर दिया। और जब टीम बनाने लगा तो वहाँ से पैसे भी जीतने लगा, और पैसे जीतने लगा या उसको पैसे जिताए जा रहे थे, या हो सकता है कि उसको दिखाने के लिए कि तुम इस तरह की लग्जरी लाइफ के बारे में दिखाओगे कि एक गांव से निकला हुआ जो कभी साइकिल पे चला करता था वो आज वो करोड़पति है, अरबपति होने वाला है। इस तरह की बातें उसके बारे में जब उसके इंटरव्यू आने लगे तो उसको देखकर बड़ी संख्या में खासकर युवा जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उसके जैसे ही आगे बढ़ने की उनके अंदर ख्वाहिशें भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू में वो जिसके बारे में जिक्र आता है कि 300 रुपये से उसने शुरुआत की थी और 300 रुपये में उसने लगभग
3 लाख रुपए जीते थे। और ऐसे करते करते जब लगातार गेम खेलता रहा तो उसने लगभग 52 करोड़ रुपए जीते। साथ ही जो उसने अपनी अर्निंग की थी ऑनलाइन, वो लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास अर्निंग की थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े दोस्तों से मुलाकात करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना, अपनी लग्जरी लाइफ को ज़्यादातर शो ऑफ करना, दिखाना कि देखो मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास कितनी चीज़ें हैं। इस तरह जब दिखाने लगता है तो जाहिर सी बात है वो लोगों की नज़रों में भी आना शुरू हो जाता है। लोगों की नज़रों में इतना आता है, और आता क्या है, वो खटकना भी शुरू हो जाता है। जैसे लोगों की नज़रों में खटकना शुरू हो जाता है तो उसने फिर सपने बेचना शुरू कर दिया। जैसे वो सपने बेच रहा है, आज की युवा जो तांती है, युवा जो पीढ़ी है, वो सपने उसके खरीदने लगते हैं। महंगी गाड़ियों के सपने देखने लगते हैं, महंगी घड़ियों के सपने देखने लगते हैं, महंगे महंगे कपड़ों के सपने देखने लगते हैं, महंगे घरों के सपने देखने लगते हैं, महंगे लाइफ स्टाइल के सपने, देश विदेश में घूमने के। अब ये लाखों ही नहीं बल्कि बताया जाता है कि देश भर के करोड़ों ऐसे युवा हैं जो अनुराग द्विवेदी को देखने के बाद वो भी ऑनलाइन गेम खेलने के उसमें जो अपनी टीम बनाते हैं, टीम बनाने के बाद खेल खेलते हैं। लेकिन इसका ये भी है कि 99.99% लोग हारते ही हैं, जीतते तो 0.1 या 0.2% ही होते हैं। जो जीतने वाले होते हैं वो अनुराग द्विवेदी बन जाते हैं, और जो हारने वाले होते हैं या तो वो मौत को गले लगा लेते हैं या फिर दबाव आने पर अपने ही घर में किसी की हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। इस तरह की कई कहानियां हैं कि किसी बच्चे ने ऑनलाइन गेम के चलते अपनी माता को मार दिया, पिता को मार दिया, भाई को मार दिया या खुद को मार दिया। इस तरह की कहानी जो हमने कई बार पढ़ी हैं। और जैसे ईडी को पता लगता है तो ईडी ने पिछले 6 साल का इसका रिकॉर्ड मांगा है कि कहाँ से आमदनी हुई है और कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया है, उसके क्या क्या तरीके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लड़का साइकिल पे घूमता हो वो आज करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में जांच करना एक बनता ही है। जब इसके इंटरव्यू इस तरह से वायरल भी होते हैं तो एक लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है जिसका नाम रोहित गोदारा, अब उनकी दोस्ती है या नहीं है, लेकिन रोहित गोदारा के नाम से उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है अनुराग द्विवेदी से, और वो घबरा जाता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनने के बाद। उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से वो लगातार गुहार लगाता है कि साहब मेरी जान को खतरा बना हुआ है। जब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया तो जिसने ये ऑनलाइन उसको पोस्ट करने के बाद उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी तो वो उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। फिलहाल तो वो मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में जो ईडी ने छापा मारा है, ईडी अब इसके बारे में पता निकालने की कोशिश कर रही है। अपने इंटरव्यू में ये दावे करता है कि अगर दिल्ली में मीटिंग है तो वो हवाई जहाज़ से जाता है, सुबह को दिल्ली की मीटिंग करता है तो शाम की मीटिंग वो मुंबई में करता है। हवाई जहाज़ से आना जाना। एक गरीब घर का लड़का अगर इतनी बड़ी चीज़ें हासिल कर लेगा और वो हवाबाजी करने लगेगा, यानी कि वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगेगा, क्या वो उसमें सच्चाई है नहीं है, ये तो ईडी की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सुर्खियों में है, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि गांव से निकलकर वो अरबपति कैसे बन गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और ये बताना भी है कि ऑनलाइन गेमिंग के चलते बड़ी संख्या में ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो सिर्फ हारते ही हैं। बहुत चंद लोग होते हैं जो जीतते हैं, और यही कारण है कि हारने की वजह से जो कंपनियां हैं वो हज़ारों करोड़ों में जाकर, कि इतने हज़ार करोड़ का इसने फ़ायदा लिया है, ये कंपनी इतने हज़ार करोड़ की मालिक हो गई है। क्योंकि थोड़े थोड़े लोगों के, किसी के लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, इस तरह से पैसे जब गायब होते हैं तभी तो उन कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए गेम के चक्कर में ना पड़ें और इस तरह के झूठ के कारोबार के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, जाते जाते रिंकू सिंह हैं, शुभम कुमार हैं, आरंभ सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, मजहर खान, कादिर खान, अमन कुमार, कुणाल कुमार, सुरेश साहू, मोहम्मद मेराज, भवानी शंकर, राम यादव, शिवानी पाल, फिदाल अंसारी, मुजाहिद गाजी, नरेंद्र चौहान, अनिल यादव, अबरार खान, महेंद्र तिवारी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।